नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पवित्र बद्रीनाथ धाम पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने भगवान बद्री नारायण के दर्शन किए और प्रदेश की शांति, समृद्धि और नागरिकों के कल्याण की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बद्रीधाम पहुंचने पर श्रद्धालुओं और पुजारियों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक ढोल और दमाऊं और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने यात्रा मार्ग, श्रद्धालुओं की सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं और यातायात प्रबंधन को लेकर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा भी की। वहीं सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा सुचारू, सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से संचालित हो ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तो वही आपकी टीवी स्क्रीन पर हम ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सीएम ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए, साथ ही पूजा अर्चना भी की। वहीं आपको बताते चले राज्य की खुशहाली की कामना की सीएम ने। वहीं श्रद्धालुओं से भी मिले, उनका हालचाल जाना, साथ ही आपको बताते चले सभी सुविधाओं को लेकर भी उनके विचार सुने। तो वहीं आपको बताते चले बद्रीनाथ धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां धाम पहुंचकर किए बाबा के दर्शन, साथ ही पूजा अर्चना कर सभी की समृद्धि और सुख की कामना भी की है। तो वहीं आपको बताते चले सीएम धामी ने की पूजा अर्चना। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम में किए दर्शन, साथ ही सीएम धामी ने की पूजा अर्चना और सभी के सुख समृद्धि की कामना भी की है। तो ये आपको बताते चले इस दौरान श्रद्धालुओं से मुलाकात और बातचीत करते भी नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ से टूरिज्म अराइवल प्लाजा पहुंचे, जहां उन्होंने देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 2025 में भाग लिया। इस अवसर पर मध्य कमान के जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद सेन गुप्ता भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और आस्था विश्व भर में अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देने का माध्यम है। तो वहीं ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले सांस्कृतिक महोत्सव में सीएम धामी मौजूद, साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ से टूरिज्म अराइवल प्लाजा पहुंचे, जहां उन्होंने देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 2025 में भाग लिया। इस अवसर पर मध्य कमान के जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद सेन गुप्ता भी मौजूद रहे, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपरा और आस्था विश्व भर में अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देने का माध्यम भी है। तो वहां इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां देवभूमि का ये सांस्कृतिक महोत्सव, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। सीएम ने कलाकारों को सम्मानित भी इस दौरान किया, साथ ही सांस्कृतिक धरोहर का नया संबल मिला है, जहां आपको बताते चले सीएम ने कलाकारों को इस दौरान सम्मानित किया। सांस्कृतिक धरोहर का यह नया संबल। तो वहीं पौड़ी गढ़वाल में आयोजित शहीद स्मरण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वीर सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि है और यहां के युवाओं ने हमेशा देश की सेवा में योगदान दिया है। उन्होंने शहीद परिवारों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। समारोह में स्थानीय अधिकारी, नागरिक और छात्र भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। तो वही आपको बताते चले पौड़ी में शहीद स्मरण समारोह आयोजित किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने सभी पे पुष्प वर्षा भी करते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां सभी ने उनका स्वागत किया।
पौड़ी गढ़वाल में आयोजित शहीद स्मरण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि है और यहाँ के युवाओं ने हमेशा देश की सेवा में योगदान दिया है। उन्होंने शहीद परिवारों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। साथ ही समारोह में स्थानीय अधिकारी, नागरिक और छात्र भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। तो मैं आपको बताते चले, युवाओं से देश, आपको बता दें कि युवाओं ने देश की सेवा की है, ये भी उन्होंने कहा। वहीं शहीद परिवारों को सम्मान की बात भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। साथ ही आपको बताते चले, पौड़ी में शहीद स्मरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां सीएम धामी ने को श्रद्धांजलि अर्पित की, फिर वीर सैनिकों को नमन भी किया। शहीद परिवारों के सम्मान की बात भी उन्होंने कही। वहीं युवाओं से देश सेवा का आह्वान भी करते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 127वां एपिसोड ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश भर के नागरिकों से जुड़े मुद्दों, सामाजिक और विकासात्मक पहलों पर सीएम द्वारा साझा किए गए विचारों पर भी गौर दिया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री के संदेश और राज्यवासियों तक पहुंचाने और जनता में जागरूकता फैलाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मन की बात और साथ ही कार्यक्रम में देशवासियों को साथ जोड़ने के प्रति, आपको बता दें, प्रेरित करने का माध्यम भी है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए सामाजिक, आर्थिक और विकास संबंधी मुद्दों पर अपने विचार भी साझा किए। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी ने सुनी मन की बात और साथ ही आपको बताते चले पीएम मोदी का 127वां ये एपिसोड, जिसे उन्होंने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश भर के नागरिकों से जुड़े मुद्दों, सामाजिक और विकासात्मक पहलों पर भी पीएम द्वारा साझा किए गए विचारों को गौर से सुना। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री के संदेश को राज्यवासियों तक पहुंचाने और जनता में जागरूकता फैलाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशवासियों को एक साथ जोड़ने और प्रेरित करने का माध्यम है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए सामाजिक, आर्थिक और विकास संबंधी मुद्दों पर अपने विचार साझा किए और सभी नागरिकों को इन पहलों में सहयोग देने की अपील भी की। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विभिन्न विकास कार्यों की गति देने के लिए कुल 163.62 करोड़ की नई योजनाओं को मंजूरी दी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इन योजनाओं का उद्देश्य बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं का कार्य तेजी से और पारदर्शी ढंग से पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास पहलों से राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो भाई आपको बताते चले, 163.62 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जहां सड़क और बुनियादी ढांचे में सुधार, जहां इन परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। सड़क और बुनियादी ढांचे में सुधार भी किया गया, ग्रामीण विकास से मिलेगा लाभ। वहीं जल आपूर्ति परियोजना तो वहीं जल आपूर्ति परियोजनाओं पर जोर भी दिया गया, जहां सड़क और बुनियादी ढांचे में सुधार, ग्रामीणों को विकास से मिलेगा लाभ। तो वहीं 163.62 करोड़ की परियोजनाओं को इस दौरान मंजूरी भी दी गई। सीएम धामी ने की योजनाओं को मंजूरी, जहां ग्रामीण विकास से मिलेगा लाभ। जल आपूर्ति परियोजनाओं पर भी इस दौरान जोर दिया गया। नौकरी और सुविधा बढ़ाने की ये पहल, जिसके तहत आपको बताते चले युवाओं को रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, साथ ही ग्रामीण विकास से मिलेगा
ला। पर जोर दिया गया, जहां नौकरियों और सुविधा बढ़ाने की ये पहल तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने हमेशा चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अब तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इसे देवभूमि उत्तराखंड की आस्था, सेवा और व्यवस्थाओं का प्रतीक भी बताया। का हमेशा से प्रयास रहा है कि हमारी जो चारधाम यात्रा है वो लोगों के लिए सुगम हो और सुरक्षित हो, आसान हो, उनको परेशानी न हो। और सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी सबकी सुरक्षा है और उसको लेकर हमने प्रारंभ से ही काम किया है। इस बार भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने वालों की भी रिकॉर्ड संख्या है, बाबा केदार की भी रिकॉर्ड संख्या है और इतना मौसम खराब होने के बाद 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं, जो अपने आप में निश्चित रूप से एक बड़ा रिकॉर्ड है। तो वहीं राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती 25वीं वर्षगांठ को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां जोरों पर है। 9 नवंबर को ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर मनाया जाएगा, इसलिए ब्लॉक और तहसीलदार स्तर पर विभिन्न आयोजनों की रूपरेखा तय की गई है। इसी सिलसिले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने आज तहसील और सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थापना दिवस के कार्यक्रम को भव्य और यादगार बनाया जाए। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि 1 नवंबर से 9 नवंबर तक सभी विभागों में विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और विकास पर कार्यों का आयोजन किया जाए। इन कार्यक्रमों में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि ये अवसर न केवल उत्सव का बल्कि राज्य की उपलब्धि पर भी गर्व करने का और भविष्य के लक्ष्यों पर भी विचार करने का भी है। तो वहीं आपको बताते चले, स्थापना दिवस की तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही है। रजत जयंती मनाने की तैयारियां तेज, जहां तहसील स्तर पर बैठकें हो रही। 1 से 9 नवंबर तक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां भव्य आयोजन को लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने दी इसकी जिम्मेदारी। आपको बताते चले, रजत जयंती को लेकर तैयारियां की गई है। तहसील स्तर पर ये बैठकें आयोजित की जा रही है। स्थापना दिवस की तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही हैं। हाँ, हम सभी को अवगत है ही कि 25 साल पूर्ण हुआ है हमारा राज्य बनते हुए। उस रजत जयंती को पर्व जैसा मना रहा है। जैसा हमें जिला मुख्यालय से निर्देश हुआ है, कहीं हमारा ब्लॉक लेवल का इवेंट हो या नगर क्षेत्र, नगर निगम या नगर पंचायत में होने वाला इवेंट का आज एक रिव्यू बैठक लिया था। अपना अपना तैयारी जल्द से जल्दी शुरू करने के लिए निर्देश दिया है और कहाँ कहाँ चीज़ें हमें कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत पड़ता है विभाग या निगम या तहसील के बीचों में, उस हिसाब से गैप को हमने आइडेंटिफाई करके कार्य रूप में लाएंगे। तो वहीं हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के 4 वर्षों के लिए किए गए निर्णय और नीतियों पर विचार विमर्श के लिए धामी सरकार के 4 वर्ष उपलब्धियां शीर्ष के एक कार्यक्रम हल्द्वानी में आयोजित किया गया। इस चर्चा में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों और अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पिछले 4 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और नीतिगत फैसलों का विश्लेषण करना और उनकी प्रभावशीलता पर विचार करना था। सूत्रों ने बताया कि इस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास सहित कई क्षेत्रों में किए गए कार्यों पर गहन चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने राज्य सरकार की नीतियों और उपलब्धियों की सराहना की और सुझाव भी दिए। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी ने सरकार के 4 वर्ष पूरे। वहीं हल्द्वानी में आयोजित विचार मंच, जहां नीतियों पर हुआ विश्लेषण, साथ ही कुलपति, शिक्षाविदों ने भी इस दौरान भाग लिया। जनप्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव साझा किए।
तो वहीं देहरादून में आगामी 5 नवंबर को दून विश्वविद्यालय देहरादून में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर में बसे प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधा संवाद करेंगे। सूत्रों के अनुसार ये कार्यक्रम प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य के विकास योजना और उनके हितों से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री धामी सम्मेलन में प्रवासी नागरिकों की समस्या और सुझावों को सुनेंगे और उनका समाधान तलाशने की दिशा में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में आए प्रवासी उत्तराखंडियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जो राज्य और प्रवासी समुदाय के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद करेंगे। वहीं आपको बताते चले प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का ये आयोजन जहां 5 नवंबर दून विश्वविद्यालय में होगा, जहां सीएम धामी करेंगे से सीधा संवाद। राज्य विकास योजनाओं पर चर्चा भी होगी। तो वहीं रुड़की में दलित नेता योगेश प्रमुख पर हमले के विरोध में दलित समाज उग्र नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय रविदास धाम ट्रस्ट और कई संगठनों ने सिविल लाइंस कोतवाली का घेराव किया और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग भी उठाई है। पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन दिया। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए और हमले में इस्तेमाल गाड़ी जब्त कर ली गई है। तो वहीं हालांकि संगठनों ने 48 घंटे की डेडलाइन दी है और चेतावनी दी है कि गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। वहीं एसपी देहात ने कहा कि सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है और सभी आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल भीड़ शांत होकर लौट गई, लेकिन 48 घंटे बाद क्या होगा ये देखना बाकी है। तो वहीं आपको बताते चले दलित समाज का कोतवाली घेराव, जहां दलित नेता पर हमले का विरोध, जहां 48 घंटे में कार्यवाही की मांग की गई। भीम आर्मी ने ये चेतावनी भी दी है। वहीं एसपी ने भीड़ को शांत भी कराया। मेरी उनके परिजनों से बेसिकली जो पीड़ित थे उनके भाई जो डॉक्टर हैं उनसे लगातार वार्ता हो रही है। हमने उन अज्ञातों को आइडेंटिफाई करके 2 लोगों को कल रात अरेस्ट कर लिया। जो गाड़ी इस पूरे घटनाक्रम में इस्तेमाल हुई थी वो गाड़ी कब्जे पुलिस आ चुकी है। बाकी जो और लोग हैं उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हम करेंगे। हमारे सीओ रुड़की इस पूरे मामले को, उनके नेतृत्व में एक टीम बनी है जो पूरे मामले को लीड कर रही है और जल्दी ही हम उन सबकी अरेस्टिंग कर लेंगे। बाकी जो भी उनके परिजनों ने कुछ कंसर्न अपने शो किए हैं सुरक्षा को लेकर के, तो अभी स्थिति एकदम कंट्रोल में है, कहीं कोई विवाद या ऐसी बात नहीं है। भीड़ केवल अपनी आस्था या अपना एक अफेक्शन शो करने के लिए यहाँ पर आई थी, तो हम अलर्ट मोड में हैं कि कहीं कोई और ऐसा घटनाक्रम रेप्लिकेशन में न हो। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां रानी पोखरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। धर्मांतरण प्रकरण में 4 गिरफ्तार, सभी 4 अभियुक्त भेजे गए जेल। मिले पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए आरोपी। वहीं धार्मिक स्वतंत्रता कानून पर की सख्ती। तो वही आपको बताते चले, मिले पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य, जहां देहरादून जिले में रानी पोखरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने धर्मांतरण प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ठोस दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए हैं। जानकारी के अनुसार मामला उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के उल्लंघन से जुड़ा है। जांच के दौरान पुलिस ने घटना से संबंधित मोबाइल डाटा, रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी एकत्रित किए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच को तेज कर दिया और अन्य संभावित संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश भी की जा रही है। जहां रानी पोखरी थाना पुलिस की इस कार्रवाई को धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत की गई सख्त कार्यवाही भी माना जा रहा है। न्यायिक और साथ ही आपको बताते चले, जहां
रानी पोखरी पुलिस की ये बड़ी कार्यवाही सामने आई है। धर्मांतरण प्रकरण में 4 को गिरफ्तार किया गया है। सभी 4 अभियुक्त भेजे गए हैं जेल। वहीं मिले पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साथ ही न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां दीपावली बाद हवा हुई साफ। सबसे बेहतर टिहरी में AQI 36, वहीं देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल संतोषजनक रहा। मध्य श्रेणी में हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर। तो वहीं आपको बताते चले, दीपावली के पर्व के बाद उत्तराखंड में वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। देहरादून, ऋषिकेश और नैनीताल में वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया, जिससे नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में सांस लेने का अवसर मिला। वहीं टिहरी जिले में AQI सबसे बेहतर दर्ज हुआ, जो साफ हवा की स्थिति को दर्शाता है। वहीं हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर और हरिद्वार में वायु गुणवत्ता मध्य श्रेणी में रही। विशेषज्ञों के अनुसार दीपावली के दौरान पटाखों और अन्य प्रदूषण जनित गतिविधियों के बाद हुए सुधार में मौसम और वायु प्रवाह की भूमिका महत्वपूर्ण रही। पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा कि दीपावली के बाद वायु गुणवत्ता में सुधार वायु प्रदूषण पर तत्काल नियंत्रण और मौसम की अनुकूल परिस्थितियों का परिणाम है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अगली बार उत्सवों के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कम धुआं छोड़ने वाले पटाखे या अन्य स्वच्छ विकल्प अपनाएं। तो वहीं बेहतर UKI, आपको बताते हैं AQI दर्ज किया गया टिहरी में, जहां मध्य श्रेणी में हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, जहां देहरादून दीपावली के बाद बेहतर भी। आपको बताते चले, हवा अब साफ हुई। तो वहीं भगवानपुर तहसील क्षेत्र में 1 महीने से बंद पड़े नाले को प्रशासन ने पुनः खोला। SDM देवेंद्र सिंह नेगी के आदेश पर ग्राम हसनपुर, मदनपुर में पुलिस बल और स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी ने JCB अभियान चलाया गया। जानकारी के अनुसार विपक्षी नेता नरेश समेत अन्य लोगों ने नाले में मिट्टी भरकर अवैध अतिक्रमण किया था, जिससे नाले का प्रवाह बंद हो गया। वहीं प्रशासन ने मौके पर तुरंत कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाया और नाले का प्राकृतिक प्रवाह दोबारा बहाल किया गया। वहीं SDM ने कहा कि इस दौरान आपको बताते चले, बहाव अब बहाल किया गया, जहां अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। साथ ही SDM ने कहा कि इस कार्यवाही का मकसद न केवल अवैध अतिक्रमण रोकना है, बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए साफ सुथरी और सुरक्षित जल निकासी सुनिश्चित करना है। तो वहीं आपको बताते चले, SDM के आदेश पर यह बड़ी कार्यवाही, नाले का बहाव हुआ बहाल, जहां अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। SDM के आदेश पर यह बड़ी कार्यवाही की गई है। भगवानपुर तहसील क्षेत्र में 1 महीने से बंद पड़े नाले को प्रशासन ने पुनः खोला। SDM देवेंद्र सिंह नेगी के आदेश पर ग्राम हसनपुर, मदनपुर में पुलिस बल और स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में JCB अभियान चलाया गया। जानकारी के अनुसार विपक्षी नेता नरेश समेत अन्य लोगों ने नाले में मिट्टी भरकर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिससे नाले का प्रवाह बंद हो गया था। प्रशासन ने मौके पर तुरंत कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाया और नाले का प्राकृतिक प्रवाह दोबारा बहाल किया। SDM ने कहा कि इस कार्यवाही का मकसद न केवल अवैध अतिक्रमण रोकना है, बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए साफ सुथरी और सुरक्षित जल निकासी सुनिश्चित करना भी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।